हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करने वाले हैं BESC 132 स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। What are the key recommendations of NEP 2020 regarding early literacy and numeracy? What are the challenges to achieve these recommendations? The National Education Policy 2020 gives great importance to foundational literacy and numeracy. It states that every child should be able to read, write and perform basic mathematical calculation by the end of grade 3. NEP 2020 considers FLN as the foundation of all future learning. Without these basic skills, student may face difficulties in higher classes. सबसे पहले हम समझते हैं कि NEP 2020 क्या है। NEP का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आप याद रखेंगे। ये इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसका पर्पस एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाना है। इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बहुत सारे रिफॉर्म्स बताए गए हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आप समझते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होता है। फाउंडेशनल का मतलब एकदम बेसिक लेवल से, लिटरेसी का मतलब पढ़ना और लिखना, न्यूमरेसी का मतलब बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन कर पाना। सो सिंपल वर्ड्स में FLN का मतलब है कि हर बच्चा ग्रेड 3 तक अच्छे से पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ्स करना सीख जाए। NEP 2020 कहता है कि अगर बच्चा 3rd क्लास तक ये बेसिक स्किल्स नहीं सीख पाया तो उसे आगे आने वाले क्लासेस में, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया या दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, तो उसे समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसीलिए NEP ने FLN को पूरी एजुकेशन की फाउंडेशन माना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू की रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020। यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। NEP 2020 aims to ensure that all children achieve basic reading, writing, arithmetic skills by grade 3. This is considered a national priority. NEP 2020 का पहला रिकमेंडेशन ये है कि इंडिया के हर बच्चे को क्लास 3 मतलब ग्रेड 3 तक रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक अरिथमेटिक ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ अरिथमेटिक का मतलब बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलेशन से है। पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ स्कूल का टारगेट नहीं है बल्कि ये एक नेशनल प्रायोरिटी है, यानी पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चा ये स्किल ज़रूर सीखे। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। Policy recommends quality education for children aged 3 to 6 years through Anganwadis, preschool and primary school. Early learning help children develop language and cognitive skills. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब है कि 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर देखभाल और एजुकेशन दिया जाए। NEP कहता है कि बच्चों की लर्निंग सिर्फ क्लास 1 से शुरू नहीं होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल से ही अच्छी क्वालिटी के साथ शुरू होनी चाहिए। जब बच्चा छोटी एज से सीखता है तो उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, थिंकिंग पावर है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। Activity based learning. Children should learn through stories, games, song, puzzle and practical activities rather than rote memorization. This makes learning enjoyable and effective. अब पहले स्कूल में बच्चों को सिर्फ रटने, मतलब आप ये बस रट लो, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, रटने पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता था। लेकिन NEP 2020 कहता है कि बच्चों को स्टोरीज़, गेम, सॉन्ग, पजल, ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगती है और जो बच्चे हैं उनको जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से वो समझ पाते हैं। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
NEP 2020 encourage teaching in the child's mother tongue or local language, especially up to grade 5. Children understand concept better in their own language. अब बात आती है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए. तो NEP रिकमेंड करता है कि आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाएं. इसका रीज़न ये है कि बच्चा अपनी लैंग्वेज में कंसेप्ट को ज़्यादा ईजीली समझ पाते हैं. जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो लर्निंग स्ट्रांग होगी. करेक्ट. लेट्स मूविंग ऑन फर्दर. 5th पॉइंट, टीचर training and support. Teachers should receive proper training in teaching, reading, writing and mathematics. Continuous professional development should be provided. सिर्फ स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना ही इनफ नहीं है, टीचर्स को भी रेगुलरली ट्रेनिंग मिलते रहनी चाहिए. ट्रेनिंग से टीचर्स नई टीचिंग मेथड सीखते हैं और रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना सीखते हैं. एंड इसीलिए NEP कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है कि अगर वो सीखते रहेंगे तभी तो वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे. करेक्ट. अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स. द पॉलिसी रिकमेंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, डिजिटल रिसोर्सेज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट. लर्निंग सिर्फ टीचर से नहीं होती कि टीचर ने पढ़ाया और बस हो गया. उसके लिए अच्छी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, लाइब्रेरी, डिजिटल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं. इसीलिए NEP रिकमेंड करता है कि स्कूल में क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चों की लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों ही स्किल्स इम्प्रूव हो सके. Regular assessment. Schools should regularly assess children's progress, provide additional support to students who are lagging behind. Assessment का मतलब होता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करना. NEP कहता है कि स्कूल को रेगुलरली देखना चाहिए कि बच्चा कितना सीख रहा है. अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह जाता है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस देनी चाहिए. इससे वीक स्टूडेंट्स और भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगते हैं और आगे आ जाते हैं. चैलेंजेस इन अचीविंग दिस रिकमेंडेशन. अब सवाल आता है कि NEP एक इतनी अच्छी पॉलिसी है तो इसे इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं. सबसे पहले आते हैं शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स. अब मेनी स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज लैक एडिक्वेटली ट्रेन टीचर्स टू इम्प्लीमेंट FLN प्रोग्राम्स इफेक्टिवली. इंडिया के बहुत से स्कूल स्पेशली विलेजेस में ट्रेन टीचर्स की वहाँ पर कमी देखी गई है. जब ट्रेन टीचर्स ही नहीं होंगे तो FLN को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. Poor infrastructure. Several schools do not have proper classroom, library, learning materials or digital facilities needed for quality education. कई schools में proper classroom, library, furniture ये चीज़ें available ही नहीं हैं. अब ऐसी situation में quality education दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Large student population. India has a huge number of school-going children, making it difficult to provide individual attention to every child. इंडिया में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. एक टीचर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एक एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन दे सके. तो ये थोड़ा पॉसिबल ही नहीं होता. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है. करेक्ट. लैंग्वेज डाइवर्सिटी. India has many languages and dialects. Preparing learning materials and trained teachers for different language is a major challenge. अब इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं एंड डायलेक्ट भी बोली जाती है. हर लैंग्वेज में बुक बनाना एंड ट्रेन टीचर्स अवेलेबल करवा पाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है. इसलिए मदर टंग एजुकेशन को हर जगह इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं हो पाता. लर्निंग गैप्स. मैनी चिल्ड्रन एंटर स्कूल विदाउट प्री स्कूल एजुकेशन, क्रिएटिंग डिफरेंस इन लर्निंग लेवल्स एंड मेकिंग टीचिंग मोर डिफ़िकल्ट. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्री स्कूल की एजुकेशन के बिना ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं. इस वजह से कुछ बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत ही अच्छा होता है और कुछ बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं. तो टीचर के लिए सबको एक साथ पढ़ा पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. Limited resources, insufficient funding and lack of educational resources can slow down the implementation of NEP recommendation. Education के लिए sufficient funding and resources की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. जब पैसे और facilities की कमी होती है तो NEP recommendations को properly implement करना बहुत ही slow हो जाता है. करेक्ट. कंक्लूजन अब हम देखते हैं. NEP 2020 strongly emphasize foundational literacy and numeracy on the basis of quality education. Its recommendation include early childhood education, activity-based learning, mother tongue instruction, teacher training, regular assessment. However, challenges such as teacher shortage, poor
Poor infrastructure, language diversity, and limited resources need to be addressed to successfully achieve these goals and ensure quality education for all children. NEP 2020 का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चा ग्रेड 3 तक रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथ्स में स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये आगे की पूरी एजुकेशन की फाउंडेशन होती है। इसीलिए पॉलिसी ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन रिकमेंड किए हैं। लेकिन ट्रेन टीचर्स की कमी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये सारे चैलेंजेस को सॉल्व किए बिना इन गोल्स को पूरी तरह अचीव कर पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। अगर गवर्नमेंट, स्कूल्स, टीचर और पेरेंट्स मिलकर काम करें तो NEP 2020 का सपना पूरा हो सकता है और हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। ये यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पे जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं वो भी आ गए, जो चैलेंजेस पढ़े हैं वो भी इंक्लूड हो गए, और ये भी कहा गया है कि अगर ये चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं तब हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। एलैबोरेट द यूज़ ऑफ ICTs फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल। Information and communication technology plays an important role in effective financial management of school. Financial management includes planning, budgeting, accounting, fee collection, salary payments, and maintaining financial records. ICT tools help school perform these tasks quickly, accurately, and transparently. The use of computers, software, and online platform has made financial management easier and more efficient. ICT का full form है Information and Communication Technology. Simple words में ICT का क्या मतलब होता है? जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें ICT का मतलब होता है। इससे कोई भी काम फास्ट हो जाता है, एक्यूरेट भी होता है और इजी भी हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि स्कूल के पैसे को सही तरह से प्लान करना, बजट बनाना, फीस कलेक्ट करना, सैलरी देना, अकाउंट्स को मेंटेन करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को संभालना। पहले ये सारे काम रजिस्टर और फाइल्स में मैन्युअली किया जाता था। इसमें बहुत टाइम भी लगता था और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन आज ICT की वजह से ये सारे काम फास्ट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। सो कंप्यूटर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम की हेल्प से स्कूल का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पहले से बहुत ही ईजी हो गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है बजट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ICT helps school prepare budget systematically. Spreadsheet software such as Microsoft Excel, and financial management applications can be used to estimate income and expense. School administrators can easily analyze previous financial data and make better budget decisions for the future. सबसे पहले स्कूल को हर साल ये डिसाइड करना होता है कि कितनी इनकम आएगी और कितना खर्चा होगा। इसी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ICT की हेल्प से स्कूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ईजिली बजट बना सकता है। सॉफ्टवेयर पुराने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है और बताता है कि फ्यूचर में कितना पैसा किस काम के लिए चाहिएगा। इससे स्कूल बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से वो बच सकते हैं। फीस कलेक्शन एंड मैनेज मेनी स्कूल यूज ऑनलाइन फीस मैनेजमेंट सिस्टम। पेरेंट्स कैन पे फीस थ्रू डिजिटल पेमेंट मेथड सच एज नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट्स। ICT ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स पेमेंट एंड जनरेट रिसीट, रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड सेविंग टाइम। आज बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन सिस्टम को यूज़ करते हैं। पेरेंट्स घर बैठे ही नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं और पेमेंट होते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड सेव कर लेता है और रिसीट भी जनरेट कर देता है। इससे पेपर वर्क कम होता है और वक्त भी काफ़ी हद तक बच जाता है। अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ICT-based accounting software helps school maintain accurate financial records. All transactions including income and expenditure can be stored electronically. This reduces error and make it easier to retrieve information whenever needed. Digital records are also safer than paper records. अब क्या कहा जाता है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है स्कूल के सारे इनकम और एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। ICT-based अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। अगर फ्यूचर में किसी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े तो
सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उससे सर्च किया जा सकता है और उसे ढूंढा जा सकता है। इसकी वजह से एरर्स भी कम हो चुकी है और इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना भी बहुत ईजी हो गया है। डिजिटल रिकॉर्ड्स लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेफ़र हैं दैन पेपर रिकॉर्ड से। अगर पेपर की रिटर्न रिसीट गुम जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, करेक्ट, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स तो हमेशा वहीं रहते हैं। सैलरी एंड पेरोल मैनेजमेंट, स्कूल कैन यूज़ ICT टूल्स टू मैनेज स्टाफ सैलरीज एंड पेरोल। द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली calculate salary, deduction, allowance and taxes. This ensure timely and accurate payment to teachers and other employees. स्कूल में टीचर और स्टाफ को हर मंथ सैलरी तो देनी होती है। ICT सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सैलरी भी कैलकुलेट कर लेता है, उसमें अलाउंस, डिडक्शन, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। पेरोल का मतलब क्या होता है? पेरोल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पूरा मैनेजमेंट, ठीक है। इससे सैलरी टाइम पर और बिना मिस्टेक्स के एम्प्लॉय के अकाउंट में पहुंच जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICT हेल्प्स जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स quickly. School administrators can prepare monthly, quarterly, annual reports with a few clicks. These reports help management understand the financial condition of the school and make informed decisions. School management को हर month, quarter या साल के एंड में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी होती है, तो ICT का सॉफ्टवेयर कुछ ही क्लिक्स में मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिपोर्ट्स ये सब बना देता है। इन रिपोर्ट्स को देख कर मैनेजमेंट समझ पाता है कि स्कूल की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, जैसी भी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस आगे बनाते हैं। Transparency and accountability, digital financial system increase transparency. Every transaction is recorded and can be tracked easily. This reduces the chances of fraud, misuse of funds, and financial irregularities. Auditors can also access records more efficiently and during audits. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्लियर और ओपनली रिकॉर्ड होना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। ICT में हर पेमेंट और ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, इसलिए फ्रॉड, पैसे का मिसयूज़, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ऑडिट के समय ऑडिटर्स भी इजीली रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप, ICT allows school to store financial data securely using password, encryption and cloud storage. Regular backup protect important information from loss due to system failure और accident. Financial data बहुत ही important चीज़ होती है। ICT पासवर्ड, एनक्रिप्शन और क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से स्कूल के फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर रखते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना ताकि अनऑथोराइज पर्सन उसे ना देख सके। रेगुलर बैकअप की वजह से अगर कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो डेटा लॉस तो नहीं होता है। चैलेंजेस क्या हैं इसमें? Despite its benefit, the use of ICT in financial management face some challenges. This include lack of technical skill, high installation cost, internet connectivity issues, concern about cyber security. Proper training and security measures are necessary to overcome these challenges. जितने benefits हैं उतने ही कुछ problems भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हर स्कूल के स्टाफ को टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ICT सिस्टम इंस्टॉल करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तीसरी प्रॉब्लम, एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर वीक होगी तो काम कैसे होगा। और एक सबसे बड़ा चैलेंज साइबर सिक्योरिटीज़ यानी हैकर्स, ये इनसे डेटा सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत होती है। लेट्स मूव ऑन। Conclusion. ICT has transformed financial management in school by making financial processes faster, more accurate and transparent and efficient. It supports budgeting, fee collection, accounting, payroll management and reporting. With proper implementation and training, ICT can greatly improve the financial administration of एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। आज के टाइम में ICT ने स्कूल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। बजट बनाना, फीस कलेक्ट करना, अकाउंटिंग करना, ये सारे काम पहले से बहुत ही फास्ट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अगर ICT का सही तरीके से यूज़ करें और स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ICT सिर्फ एक
टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि स्कूल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बैकबोन बन चुकी है। अभी हमने देखा कि आईसीटी की वजह से कितने काम हो रहे हैं, ठीक है। जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी जो मेजर मैनेजमेंट है, वो आईसीटी की वजह से काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इसीलिए इसे सही तरीके से यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान in ensuring quality education for all. Sarv Shiksha Abhiyan is one of the most important educational programs launched by Government of India in 2001. Its main aim is to provide free and compulsory elementary education to all children between the age of 6 to 14 years. SSA works to ensure that every child gets access to quality education without any discrimination based on gender, caste, religion, disability or economic status. सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA भी कहते हैं, सो इंडियन गवर्नमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम है। इसकी स्टार्टिंग 2001 में हुई थी। इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की पूरी पढ़ाई। एसएसए का मानना है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन या डिसेबिलिटी से बिलोंग करता हो, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ एसएसए इन इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। एसएसए हैज हेल्प ओपनिंग न्यू schools and improving existing one, especially in rural and remote areas. This has made education accessible to children who previously had no schools nearby. पहला रोल है हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचना। पहले इंडिया के बहुत से विलेजेस और रिमोट एरियाज़ में स्कूल ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन एसएसए ने नए स्कूल्स खुलवाए और अब पुराने स्कूल्स को इम्प्रूव किया। इस वजह से जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिला है। सो एसएसए ने एजुकेशन को हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल बना दिया। इम्प्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, the program provides financial support for building classroom, toilets, drinking water facilities, libraries and playground. Better infrastructure creates a safe, comfortable learning environment for students. सिर्फ स्कूल खोल देना ये काफ़ी है क्या? नहीं। स्कूल में अच्छी बिल्डिंग, क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एसएसए ने ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया स्कूल्स को। जब स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें भी मज़ा आता है और जो लर्निंग है वो भी काफ़ी बेटर हो जाती है। Teacher recruitment and training. SSA focus on recruiting qualified teachers and providing regular training to improve their teaching skills. Well-trained teachers can use better teaching methods and help students learn effectively. Education की quality टीचर्स पर डिपेंड करती है। अगर टीचर अच्छे होंगे तभी तो वो स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा पाएंगे। इसीलिए एसएसए ने क्वालिफाइड टीचर्स के रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान दिया। साथ ही टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग भी दी गई ताकि वो नए टीचिंग मेथड सीख सकें और स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, एसएसए encourage the education of children from disadvantaged group including girls, SC scheduled caste, ST scheduled tribes and minorities and children with disabilities. Special support and facilities are provided to ensure equal learning and opportunities for all. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है ऐसी एजुकेशन जहाँ हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एसएसए ने खास तौर पर गर्ल्स, एससी और एसटी एंड माइनॉरिटीज़ एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, इन पे ज़्यादा फोकस किया है। इन बच्चों को स्पेशल सपोर्ट और फैसिलिटी भी दी है ताकि वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके। यानी एसएसए का ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर ना रहे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी सभी को मिले। Enhancing learning outcomes. The program promotes child-centered and activity-based learning methods. Teaching learning materials workbook program promotes child-centered and activity-based learning methods. Teaching learning materials, workbook, and educational aids are supplied to improve students'
अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई से कितना सीखा। एसएसए ने रटने वाली पढ़ाई की जगह चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब है कि पढ़ाई का जो फोकस है वो टीचर पे नहीं बल्कि स्टूडेंट पर होना। टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अच्छे मटेरियल्स का यूज़ करे, वर्कबुक का यूज़ करे, है ना, और एजुकेशनल एड्स का यूज़ करें ताकि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो सके और उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो सके। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट से वर्क टू रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स फॉर प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप एंड अदर इंसेंटिव। These measures encourage children to continue their education and complete elementary schooling. Drop out rate का मतलब होता है कि जब कोई स्टूडेंट बीच में से ही स्कूल छोड़ देता है, तो एसएसए का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनके नंबर्स कम हो सके, मतलब वो संख्या में घट सकें कि कम से कम बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप और दूसरे इंसेंटिव भी प्रोवाइड की। इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंप्लीट कर सके। ये फैसिलिटीज़ उन्हें सपोर्ट करती है कि वो ड्रॉप आउट ना करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, द स्कीम इन्वॉल्व पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटीज़ एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ इन स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पेरेंट्स एंड लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एसएसए ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है। इसमें पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी के लोग मिलकर स्कूल के डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और स्कूल की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। अचीवमेंट ऑफ एसएसए, इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट अक्रॉस द कंट्री। इसकी वजह से बच्चों का काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट देखने को मिला पूरे देश भर में। रिड्यूस जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। इसकी वजह से जो जेंडर वाली चीज़ है कि लड़कियों को हमें नहीं पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक कम हो गई। इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। एनहांस्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ी। Increased participation of marginalized group in schools, SC, ST और minorities, ये ग्रुप्स के बच्चों की स्कूल में पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुई। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इन इंडिया थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, trained teachers, inclusive policies, community participation. SSA has contributed greatly to improving the quality of education. Although challenges still exist, SSA has laid a strong foundation for achieving the goal of quality education for all the children in the country. अब कंक्लूजन हमें क्या बता रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान इंडिया की सबसे पावरफुल एजुकेशन प्रोग्राम में से एक माना जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर बच्चे को फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। एसएसए ने नए स्कूल्स खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, टीचर्स को ट्रेन किया, गर्ल्स और डिसएडवांटेज ग्रुप को भी सपोर्ट दिया एंड ड्रॉप आउट के रेट्स है वो भी काफ़ी हद तक कम किए। हालांकि अभी भी कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट हैं, लेकिन एसएसए ने इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। इस वजह से एसएसए को भारत में एजुकेशन फॉर ऑल एक मिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है। ओके, so let's move on to next question. Discuss the present perspective of higher education in India. Higher education plays an important role in the development of a country. It helps students gain advanced knowledge, professional skills, and better employment opportunities. In India, higher education includes universities, college, and technical institutes and professional courses. Today, the higher education system in India is one of the largest in the world and is undergoing changes to improve quality, accessibility and innovation. सबसे पहले हम समझते हैं कि हायर एजुकेशन क्या होती है। हायर एजुकेशन का मतलब है 12th क्लास के बाद मिलने वाली एजुकेशन। इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज,
टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हायर एजुकेशन का मेन पर्पस सिर्फ डिग्री देना नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को एडवांस नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, अच्छे एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ें देना है ताकि वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो सके और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सके। ओके, ताकि इससे क्या होगा, आज इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है, लेकिन चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कंपटीशन की वजह से इस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। इन चेंजेस का पर्पस एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना एंड सबके लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना एंड इनोवेशन प्रमोट करना है। अब हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है। ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। India has witnessed significant growth in higher education over last few decades. There are thousands of colleges and hundreds of universities across the country. Students can choose from a wide range of courses in science, art, commerce, engineering, medical, law, management and other fields. The increase in the educational institution has made higher education and more accessible to people from different regions and social backgrounds. पिछले कुछ सालों में इंडिया में हायर एजुकेशन का बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। आज देश में हज़ारों कॉलेजेस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टूडेंट के पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, लॉ, मैनेजमेंट और बहुत सारे कोर्सेज जिसमें से वो अपने लिए कुछ भी अच्छा सा सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को देखकर। पहले हायर एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड थी, लेकिन आज नए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की वजह से अलग अलग स्टेट एंड सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट ईजिली हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हायर एजुकेशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। करेक्ट। अब कोई भी बच्चा कोई भी सोशल बैकग्राउंड का या फिर कोई भी अलग रीजन का बच्चा कहीं भी जाके पढ़ सकता है आसानी से। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। Online teaching platform, digital libraries, virtual classroom, educational apps have made learning more flexible and convenient. During and after COVID pandemic, many institutions adopted online teaching method. Government initiatives such as Swayam and National Digital Library of India provide students with free access to quality learning resources. अब टेक्नोलॉजी का रोल इसमें क्या है? आज टेक्नोलॉजी ने हायर एजुकेशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रही है। स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम और एजुकेशन ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। कोविड-19 के बाद ऑलमोस्ट सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन टीचिंग को अडॉप्ट कर लिया था। गवर्नमेंट ने भी स्वयं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए जहां पर क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए जा सकें। National Education Policy 2020. The implementation of National Education Policy 2020 has brought a new vision for higher education. The policy focuses on multidisciplinary education, skill development, flexibility in course selection, and research promotion. It encourages students to learn according to their interests and prepare them for future career opportunities. The policy aims to increase the gross enrollment ratio in higher education. Let's see, आज higher education में सबसे बड़ा चेंज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किया है, इसी की वजह से आया है। NEP का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को स्किल्ड और फ्यूचर रेडी बनाना भी है। पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड ना रहे, उसे काफ़ी चीज़ों का एजुकेशन हो, वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट साइकोलॉजी या कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। NEP स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड फ्लेक्सिबल कोर्स सिलेक्शन पर भी फोकस करता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को फ्यूचर जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए। साथ ही पॉलिसी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर भी फोकस करती है। साथ ही पॉलिसी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब क्या होता है कि हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज बढ़ना, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एडमिशन लें। किस में? यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन। डिस्पाइट progress, higher education in India faces several challenges. This includes shortage of qualified teachers, unequal access to quality education, inadequate
inadequate research facilities, and employability issues among graduate. Many rural and economically weaker students still face difficulties in accessing higher education. There is also need to strengthen industry academia collaboration to make education more job oriented. अब क्या challenges आते हैं? सबसे पहला challenge है qualified teachers की कमी. कई इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल ही नहीं होते हैं. दूसरा चैलेंज है कि क्वालिटी एजुकेशन हर स्टूडेंट तक इक्वल तरीके से पहुंच ही नहीं पा रही है. रूरल और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को आज भी हायर एजुकेशन तक पहुंचने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. तीसरा चैलेंज है रिसर्च फैसिलिटीज़ की कमी. कई सारे कॉलेजेस मॉडर्न लेबोरेटरीज और रिसर्च रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हैं. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हायर एजुकेशन में एक चैलेंज बनकर खड़ी है. एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी. यानी बहुत से ग्रेजुएट्स डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड स्किल्स होती ही नहीं हैं. ठीक है, तो इस वजह से उन्हें जॉब्स मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. इसलिए इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच बेटर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स जॉब रेडी बन सके कि यहाँ आपने डिग्री ली और वहाँ आपकी जॉब खड़ी है आपके लिए. ऐसी चीज़ होने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, वरना बच्चे डिग्री लेके बैठे हैं, ये तो हो ही रहा है. करेक्ट, ये चीज़ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Let's see future prospect. The future of higher education in India looks promising. Increased investment in education, digital learning, research, innovation, and international collaboration can improve the quality of education. Skill-based course, entrepreneurship program, and technology-driven learning will help students to meet the demands of modern workforce. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हायर एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रही है. फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है. अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट और बढ़े, डिजिटल लर्निंग और रिसर्च को सपोर्ट मिले और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंक्रीज हो तो इंडियन हायर एजुकेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है. आज स्किल बेस्ड कोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि वो खुद का अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना. टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग और प्रैक्टिकल स्किल्स स्टूडेंट को फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. एंड इससे क्या होगा कि फ्यूचर में डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी. ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है कि आगे हमें क्या चीज़ें करनी है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री के भी वैल्यू हो, उन्हें जॉब लेने में प्रॉब्लम भी ना हो. Let's move on to conclusion. In conclusion, higher education in India is expanding rapidly, adapting to changing global needs. With the support of technology, educational reform, and government initiative, India is working towards creating an inclusive, high-quality, and globally competitive higher education system. Proper implementation of policies and continuous improvement can make higher education a strong pillar of national डेवलपमेंट. इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम तेज़ी से डेवलप हो रहा है. टेक्नोलॉजी, NEP 2020, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सारी वजह से, इन सब की वजह से एजुकेशन पहले से ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है. ठीक है, फ्लेक्सिबल हो चुका है और एक्सेसिबल बन चुका है. हालांकि टीचर्स की शॉर्टेज, अनइक्वल एक्सेस, रिसर्च की कमी, ये सारे चैलेंजेस आज भी प्रेजेंट हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स, स्टूडेंट्स ये सब मिलकर अगर काम करेंगे, पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंडिया एक हाई क्वालिटी, इंक्लूसिव और ग्लोबली कम्पिटिटिव हायर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकता है. हायर एजुकेशन को आज नेशनल डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को नहीं बल्कि पूरे देश को भी तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए. अगर ये सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर इन्हें अच्छी जॉब मिलेगी तो इससे क्या होगा, हमारा देश ही तो आगे बढ़ेगा. करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.